अब करते हैं विश्लेषण आज की कवर स्टोरी का। हालत देखिए देश की। पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र तैयारी करें और फिर इसके बाद सड़कों पर आंदोलन भी करें, पुलिस की लाठियां भी खाएं। दरअसल देश भर में पेपर लीक के मामलों में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसे सिस्टम की नाकामी कहें या सरकारों की विफलता, नीट के बाद बीपीएससी पेपर लीक मामले में छात्रों का गुस्सा चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन लेगा इसकी जवाबदेही। हम कब अपने एग्जाम सिस्टम को पेपर लीक प्रूफ कर पाएंगे? छोटा सा काम है अगर स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए। क्या ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है जो किसी को समझ में नहीं आ रही? इतना बड़ा तंत्र पूरे एजुकेशन सिस्टम में काम करता है, पूरे एग्जाम सिस्टम में काम करता है, उसके बावजूद आखिर क्यों छात्रों के साथ इस तरह के छलावे होते हैं? और जब वो अपने हक हकूक के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें बदले में मिलती है लाठी और तिरस्कार। छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। इसीलिए आज हम देश के बहुत ही चोटी के विशेषज्ञों और इस मामले में सीरियस एफर्ट्स करने वाले कुछ खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम समझेंगे कि लीक वाले एग्जाम पर कैसे लगेगी लगाम। पहले नौकरी पाने के लिए जी तोड़ पढ़ाई, फिर प्रतिस्पर्धी परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात एक कर देना, ये तो छात्रों के संघर्ष की पहली कड़ी है। अब आते हैं छात्रों के संघर्ष के दूसरे पड़ाव पर, यानी परीक्षा को पास करना। लेकिन यही पड़ाव छात्रों पर भारी पड़ जाता है। आखिर क्यों? जब एग्जाम अच्छे गए हैं तो रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। दरअसल होना तो यही चाहिए, लेकिन काश ऐसा होता। अब आते हैं छात्रों के संघर्ष की तीसरी कड़ी पर। मौजूदा दौर में संघर्ष की ये तीसरी कड़ी ही कड़वा सच बन गई है। ये कड़वा सच है परीक्षा के पेपर का लीक होना। दरअसल पेपर लीक की ये कहानी देश भर में होने वाली प्रतिस्पर्धी परीक्षा की हकीकत बन चुकी है। ताजा मामला बिहार से है, जहां बीपीएससी की प्री परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते छात्र सड़कों पर हैं। आंदोलन अब पूरे बिहार को अपने आगोश में ले चुका है, यानी बस और रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। पेपर लीक का ये पहला और इकलौता मामला नहीं है जिसे लेकर छात्र आंदोलित हुए हैं। एक और ताजा मामला राजस्थान से है, जहां एसआई की भर्ती को लेकर परीक्षा में पेपर लीक का मामला तूल पकड़े हुए है। मामले में जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने तो यहां तक कह दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षाओं पर कोई नियंत्रण है ही नहीं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। ये तो रही राज्यों की परीक्षा कराने में नाकामी का उदाहरण। अब सीधे आते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक नीट पर। यहाँ भी पिछले साल नीट यूजी पेपर लीक मामले में छात्रों ने जमकर हंगामा काटा था। परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए की कार्यशैली पर खूब सवाल उठे थे। यहाँ तक कि मामला सरकार के हाथों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा था। इसी तरह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा के भी पेपर लीक होने से और इसमें धांधली के आरोपों के चलते छात्रों का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर उतरा था। ये तो एक वानगी है। देश भर में ऐसे सैकड़ों प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं पेपर लीक की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिनका नाम गिनाया जाए तो 2-4 पन्ने भर ही जाएंगे। आखिर पेपर लीक के मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? छात्रों को क्या न्याय मिल पाता है? क्या सरकारें पेपर लीक होने के बाद सबक लेती हैं? ये सवाल तो हैं, लेकिन इसका जवाब अधिकांश मामलों में कोर्ट के जरिए ही मिलता है। यानी परीक्षा कराए सरकार, परीक्षा दे छात्र और फैसला सुनाए कोर्ट। यानी छात्रों का करियर इन 3 लेयर वाले सिस्टम में उलझकर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर वी रामगोपाल राव सर का। ग्रुप वाइस चांसलर हैं बिट्स पिलानी कैंपसेस के और फॉर्मर डायरेक्टर हैं आईआईटी दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राव आपका। गुड इवनिंग सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं प्रहलाद सिंह अधिकारी साहब, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। अधिकारी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। प्रोफेसर राव, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और सबसे पहले बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब बीपीएससी के इस केस में छात्र वर्सेस बीपीएससी चल रहा है, वहां से मना हो गया कि साहब कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि ये बात भी आ रही कि एक सेंटर पर हम दोबारा री एग्जाम करा देंगे। इस वक्त मैं उस पर नहीं जाऊंगा, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल ये जो एक ट्रस्ट का इशू पैदा हुआ है सिस्टम और छात्रों के बीच में, इसके मूल में यही पेपर लीक का सारा ताना बाना है सर।
आपको क्या लगता है सर, जो क्रिटिकल गैप्स हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस में वो कहाँ कहाँ पर हैं? पेपर सेटिंग से लेकर, प्रिंटिंग से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, स्टोरेज तक, आपको कहाँ क्रिटिकल गैप नजर आ रहे हैं सर? आई थिंक फर्स्ट पहली बात है कि वो इंटीग्रिटी ऑफ पीपल जो लोग कंडक्ट कर रहे हैं, उनका इंटीग्रिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहता है। ऐसा जब भी ऐसा कुछ चीज़ हो जाता है तो आई थिंक ये पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कभी फिजिबल है ही नहीं है। अगर एज द नंबर्स इंक्रीज वी नीड टू मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे विथ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हर एक स्टूडेंट को एक एक नया क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें, क्योंकि आप रैंडमली क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा वाला सिस्टम्स यूज करने से ये पेपर लीक का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब भी आप एक पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट, ये प्रिंटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, ये कभी भी लीक हो सकता है। और पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स में, और जब कोई मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जाम्स को, so I don't think their involvement in the exam will be as much as what is required. अगर आप जेई एडवांस्ड एग्जाम देखेंगे, मैं जेई मेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, जेई एडवांस जो आईआईटीज कंडक्ट करते हैं जो 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए, 50 ईयर्स में कभी एक बार भी लीकेज नहीं हुआ है, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। द रीजन फॉर दैट इज द जेई एडवांस्ड एग्जाम, almost 60% of IIT faculty in 23 IITs get involved in that exam. उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो एसओपी है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसमें आप कब क्या करना है, लास्ट माइन्यूट डिटेल तक उसमें लिखा रहता है वो एसओपी में। अगर आप वो एसओपी फॉलो करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तब आप ये वाला चीज को अवॉइड कर सकते हैं। जब वो सब नहीं है, अगर आप मिनिस्ट्री में कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ से एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, कोई पेन ऑन पेपर बेस्ड एग्जाम कर रहे हैं, आई थिंक दिस प्रॉब्लम्स विल कीप रीअपियरिंग आपने बिल्कुल सही कहा सर, और एब्सोल्युटली सर, एग्जाम्पल हमारे सामने है। कमाल की बात क्या है कि इसी देश में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स हैं जिनकी हिस्ट्री हम और उनके सक्सेस रेट हमारे सामने हैं, और उसी देश में हम सेम इकोसिस्टम को अडाप्ट करने में लापरवाही कर जाते हैं। सवाल बहुत हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आप पुलिसिंग के बैकग्राउंड से भी आते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा अकाउंटेबिलिटी पर। हमारे देश में चाहे राज्य हैं चाहे केंद्र स्तर पर हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, और खास तरह से राज्यों के स्तर पर मैं कहूंगा क्योंकि शिकायतें वहां ज्यादा आती हैं, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स क्या हैं जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है एग्जामिनेशन प्रोसेस में, उनकी अकाउंटेबिलिटी हर स्टेप पे फिक्स हो, इसके लिए क्या है हमारे पास उपाय, या आपको लगता है वहां दुरुस्त करने की जरूरत है चीजों को? दीपक जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। प्रोफेसर राव ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। और जब आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करते हैं तो इंटेग्रिटी की बात आती है। सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड रिप्रोच, यानी कोई उंगली न उठाए आपकी कार्य क्षमता के ऊपर और सत्यनिष्ठा के ऊपर। तो उंगली तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे मनो बाल्टी गोबर और विष्ठा पड़ रही है, और बेशर्मी के साथ अब इन्वेस्टिगेशन की बात मैं करता हूं, भूल जाइए कि मैं चांसलर हूं। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, कैजुअल लोगों को लगा करके, और ऐसे आउटसोर्सिंग हम बिजनेस इसको करते हैं कि जिसके मान के चलिए कि हम मुसीबत को दावत खुद ही दे रहे हैं। मुसीबत को दावत हम खुद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर बराबर के हिस्सेदार है, संगठित अपराध को हम हवा दे रहे हैं। तो जब हमने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की, हमने रासुका के अंदर कार्रवाई की, तो क्या जो अधिकारी कर्मचारी शामिल थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? मुझे केवल एक मिसाल सामने याद आ रही है, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सीबीआई ने जांच की थी। वरना मुझे अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर मिनिमम एक्शन, जिसको कहना चाहिए कि जहां पर उनको डिसमिस होकर जेल जाना चाहिए था, वहां पर खाना पूरी करके थोड़ा सा हमने चेतावनी वार्निंग और पर्सनल फाइल दे करके। तो दीपक जी, अगर इस तरीके के हम उदार दृष्टिकोण भ्रष्टाचार के ऊपर करेंगे, तो प्रोफेसर राव तो सत्यनिष्ठा की बात कर रहे थे, यहाँ घोर भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारा उदार दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार है। मैं इसको इन एक्सपीरियंस नहीं कहूंगा, हमने जान करके क्वेश्चन पेपर की सेटिंग और एग्जामिनेशन को, यहां तक कि प्रोफेसर राव साहब को बताऊंगा, ओएमआर शीट्स के जो हमारे एग्जामिनेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हुए। ऐसा एग्जामिनेशन ढूंढना मुश्किल है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और जब आप दंड को देखते हैं तो दंड का परिमाण बिल्कुल नगण्य है, जबकि ये संगठित अपराध है। सैकड़ों हजारों करोड़ का ये
अपराध है, तो इसके ऊपर तो ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जहां पर बाईपास सर्जरी होनी चाहिए दीपक जी, हमने केवल होम्योपैथिक इलाज करके छोड़ दिया, कर्तव्य की इतिशी कर दिया। आपने कहा ये जो हमारा लिबरल अप्रोच है इस तरह के मामलों में, और कभी का अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उनको जो दंड करने के जो प्रावधान है वो उतना भया दोहन पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि आगे ऐसी करने की कोई जरूरत ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर, वाकई में नजीर तो पेश होनी चाहिए, क्योंकि आखिर ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और देखिए, जिन बच्चों ने हमारे देश को आगे जाके संभालना है वो बेचारे बच्चे सड़कों पर उतरकर कई मर्तबा कानून भी हाथ में ले रहे हैं। आप स्थिति को समझिए, ये बहुत गंभीर स्थिति है। लेकिन इस बीच एक बात जो आई थी, और मैं प्रहलाद सर आपके पास आना चाहूँगा। आप हायर एजुकेशन में मंथन भी करते रहते हैं सर, आपका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप एक टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से भी आते हैं। हमें बताइए सर कि जैसा अभी प्रोफेसर राव भी कह रहे थे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंटिंग लीक्स जो जेईई के पेपर में और बाकी सब में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? मतलब ब्लॉकचेन, क्लाउड स्टोरेज, इनक्रिप्शन वगैरह वगैरह जो हम सुनते हैं आजकल, ऐसा लगता है ये सब इसी चीज़ के लिए तो बने हुए हैं, फुल प्रूफ सिस्टम के लिए। क्या हम कर सकते हैं कोई इंटरवेंशन इस तरह का? दीपक भाई नमस्कार, और विद्वान पैनल के दोनों सदस्यों को भी मेरा नमस्कार है। टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो मुद्दा है वो मैं समझता हूँ कि जो बीपीएससी में हुआ और भी राज्यों में जो देखने को मिलता है कि इसकी जड़ क्या है, क्यों होता है, इतनी क्यों 5 लाख लोग बच्चे कुछ 100 पोस्टों के लिए परीक्षा में बैठे हैं, और जब कंपटीशन होता है तो फिर हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में रहा हूँ, हालांकि मैंने 2001 में सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश ले लिया था, तो हमने सरकारी नौकरी को इतना ग्लैमराइज क्यों कर दिया है? क्यों हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ इतनी बेसब्री से भाग रहा है? कुछ साल पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला था, करीब 90,000 पोस्ट थी, सब 4th क्लास की थी, बट वो परीक्षा उनको कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा, करीब 3-3.5 लाख जो एप्लीकेंट्स थे वो हाईली क्वालिफाइड थे। मोस्ट ऑफ देम वर इवन पीएचडी होल्डर्स। तो हमारे सिस्टम में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो रखा है कि वो 12वीं पास हो, ये पोस्ट में 12वीं पास के लिए हैं, लेकिन क्या हम ये भी एक प्रावधान रखें कि इस क्वालिफिकेशंस के ऊपर वाला जो पीएचडी है तो वो पीएचडी 4th क्लास के उसमें ना बैठे? क्या ऐसी हम व्यवस्था कर सकते हैं क्या? नाउ कमिंग बैक टू द मैकेनिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी की जो प्रोफेसर राव साहब ने बात करी थी, वो सब हो सकता है जबकि हम हर एक स्तर पर उस तरह की लीडरशिप लेके आएँ। जब वो लीडरशिप आपके पास होगी, जब उस तरह के टेक्निकली कैपेबल लोग आपके पास होंगे, तभी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर पाएंगे। अगर हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसको आप देख लीजिए कि टीएन सेशन जब आए थे, फिर उसके बाद ईवीएम वाली, हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बातें उठती रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कैन मेक थिंग्स पॉसिबल, और वो हुआ है। उसके लिए लीडरशिप चाहिए, उसके लिए लीडरशिप चाहिए। बट एक बात जो अधिकारी सर जो विक्रम सिंह सर ने बोली जी, वो कही कि जानबूझ के आपने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें लूप होल्स रहें, क्योंकि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसमें जी। आप जानबूझ के थर्ड पार्टी कर रहे हैं, आपको मालूम है कि इसमें कहाँ कहाँ लीकेजेस पॉसिबल हो सकते हैं, उन पॉसिबिलिटीज के लिए दरवाजे आपने खोल के रखे हुए हैं। तो ये जो लीडरशिप है ये डायरेक्टली क्या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ सकती? सारा का सारा कंट्रोल क्या गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं ले सकती? क्यों ये जो पेपर्स हैं वो आपने पूर्व में आपने उत्तराखंड वाला केस सुना होगा, जिसमें आप कोई प्रिंटिंग प्रेस पे वो छप रहे हैं इतने महत्वपूर्ण, उनका जब आने जाने का जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रिंटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज तक, हर जगह वनरेबिलिटीज आपने खुद छोड़ी हुई हैं, तो वो डायरेक्ट हाथ में लेने में क्या दिक्कत है? हाँ, तो उसी में जो है, जो इच्छा शक्ति है वो आती है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो बात राव साहब ने करी थी कि इंटेग्रिटी नहीं है, अगर उस लीडर को, अगर उत्तराखंड का आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, उत्तराखंड में जो यूके एसएसएससी का गठन हुआ था 2014 के आसपास हुआ था, उसके बाद बहुत बड़ा घोटाला वहाँ पे हम सब ने देखा उसको। लेकिन उसी सिस्टम को जब 2023 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने नकल विरोधी कानून लेके आए,
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और उसका कड़ाई से जब उन्होंने उसको लागू किया है तो चीज़ें बदली हैं। जो आयोग 8 साल में 80 एग्ज़ाम करा पाया था, वही आयोग, सब कुछ वही है, सिस्टम्स वही हैं, लीडरशिप थोड़ी चेंज हुई है, इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई है और डिसीजंस लिए गए हैं। तो पिछले 18 महीने में करीब 55 एग्ज़ाम सक्सेसफुली कराए हैं। और कहीं कहीं पे, तो मैं बात कर रहा था आज सुबह, तो 10-12 दिन में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद 10-12 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर करने में वो लोग सक्षम हुए हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि जब आपके पास स्ट्रैटेजी हो। प्रोफेसर राव, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रोल ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आ रहा है। अब सेंटर ने इतना बड़ा नकल विरोधी कानून को ला के वो, लेकिन उसमें उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि उसमें राज्यों के जो एग्जाम्स हैं उसमें वो छूटे हुए हैं अभी। आपको लगता है सर कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, इंटरवेंशन से ये जो इंटेग्रिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इम्पैक्ट हुई है उसको हम थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे? मैं सोचता हूँ कि ये एग्जामिनेशंस कोई गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट कभी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। Okay. इसके लिए आपको ऑटोनोमस बॉडीज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बेस्ट पीपल जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, जो बेस्ट कंपनीज, जो टीसीएस आजकल बहुत सारा सेंटर्स है, टीसीएस का आयान सेंटर्स, और बहुत सारा आईटी कंपनीज ने ये सेंटर्स है जहाँ पे वो लोग कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यू नीड टू ब्रिंग इन, यू नीड टू क्रिएट ऑटोनोमस बॉडीज more like UPSC kind of a model, and you need to bring in the best people who can provide you the finest technologies for all of that. And then from the beginning to end there has to be a standard operating procedure which must be adhered to. I mean उसको religiously follow करना पड़ेगा आपको। unless वो SOP रहेगा, वो autonomous bodies create नहीं करेंगे, unless वो best people को उसमें नहीं लाएंगे, अगर एक गवर्नमेंट में, एक मिनिस्ट्री में, एक डिपार्टमेंट को ये एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए देंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आउटसोर्स स्टाफ रहेंगे। वो लोग रेगुलर एम्प्लॉयज को भी रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। वो लोग सारा चीज आउटसोर्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को लेंगे, और वो जो भी वो ब्यूरोक्रेट है उनका टर्म 2 साल का रहेगा। 2 साल के बाद वो फिर से चले जाएगा। वो जितना भी वो लोग सीख रहे, वो जो ऑल दैट एजुकेशन दैट दे हैव, द ट्रेनिंग दैट दे गेट, once they move on to another department they lose all of that. I think these examinations need to be very well structured. Absolutely, with a sir. very standard operating process which is religiously followed. I think the way the things are getting done right now, I think it's not going to work. I think ये हमने कर दिखाया है। मतलब मेरे को तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है पूरा पासपोर्ट का इकोसिस्टम, जिसमें इतनी वनरेबल इंफॉर्मेशन है। आज तक उस पर कोई लीकेज नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, और उसको कैसे प्राइवेट पार्टी ने उसको अच्छे से हैंडल किया है। और इतना ज़रूरी काम, उतना ज़रूरी पहचान का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान सुनिश्चित करता है, ये काम प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट के सहयोग से। तो यहाँ पर लगता है कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हमारे पास होनी चाहिए। विक्रम सिंह सर, आपका इस पे क्या टेक है कि कंप्लीटली आप ये एग्ज़ाम का पूरा इकोसिस्टम, सेंटर, स्टेट, जहाँ पर भी है, आप इसको ऑटोनोमस बॉडी को दे दीजिए जहाँ पर प्रोफेशनल्स, इस डोमेन एक्सपर्ट इस फील्ड के हों? बिल्कुल सही निष्कर्ष है। विद्वान पैनलिस्ट ने जो बात कही है, प्रोफेसर राव साहब ने, प्रहलाद सिंह साहब ने, वो केवल 5 बिंदु पे अगर हम कार्रवाई कर ले, प्रबल इच्छा शक्ति और जीरो टॉलरेंस। अभी क्या हो रहा है कि नीट में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और हम उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं ना, प्रोफेशनल्स को लेकर के। और हम ये सुनिश्चित करें कि अगर हमारे सैट, जीमैट और इस तरीके के एडवांस जेई इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, यूपीएससी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, तो हम आज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत ही कटु में कहना चाहूंगा, टीसीएस की बात सर ने की, हम टीसीएस को नहीं करते इस आड़ में कि वो थोड़ा महंगा, क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस, और हम जाके चौराहे पर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को ठेका दे देते एग्जाम का, जो पहले से ही कई बार सजा पा चुके हैं एग्जाम लीकेज में, हम उन्हीं को दोबारा ठेका दे देते हैं। या तो हम जानबूझ के दे रहे हैं, या हम भी बिल्कुल बराबर के मिले हुए हैं। दोनों ही परिस्थितियों में ये अक्षम्य है। तो दीपक जी, आपको फूल प्रूफ, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ, अगर कोई एक एजेंसी कर सकती है तो हम सब इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एब्सोल्युटली सर। प्रहलाद सर, इस पे आपका क्या टेक है? क्या इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए कि बजाय सरकार कड़े कानून और अपने ऊपर ले, ऑटोनोमस दे दीजिए? जरूर होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है
उनको भी देखना चाहिए जो एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कहाँ पे उनके इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग चूक रहे हैं, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो प्राइवेट कंपनीज कैंपस रिक्रूटमेंट करती हैं। राव साहब हैं यहाँ पे, हज़ारों की संख्या में वो कैंपस से रिक्रूटमेंट करती हैं, सेम डे रिजल्ट निकलता है और ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता है। सो वाई कैन नॉट द गवर्नमेंट्स एंड द एग्ज़ाम बॉडीज़ कैन लर्न फ्रॉम प्राइवेट parties and bring them on a discussion table, understand and learn from their practices and implement whatever best practices are there in the in anywhere in the country. Absolutely. And implement it. Absolutely. कुल मिला के बात सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस के इम्प्लीमेंटेशन की है। उसमें चूकना क्यों, उसमें घबराना क्यों, उसमें शर्माना क्यों, उसमें देर क्यों करनी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके आसपास लीक प्रूफ एग्जाम का इकोसिस्टम एग्जाम्पल्स पहले से मौजूद हैं तो क्यों नहीं आप उनसे सीख लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा, साफ है कि ये जबरदस्ती जो पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग जगहों पर वल्नरेबिलिटीज छोड़ी गई हैं, ये जानबूझकर छोड़ी गई हैं, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज वो विंडो हैं जिस विंडो से खाद पानी मिलता है सिस्टम के अंदर और बैठे हुए आपराधिक माफियाओं को। अब ये खिड़कियां अगर बंद हो जाएंगी तो उनका खाना पीना कमाई बंद हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते कि इन खिड़कियों को पाट दिया जाए और इनकी जगह एक अच्छा सिस्टम बना दिया जाए। ये खिड़कियों के आगे और पीछे सिस्टम के इस तरफ और उस तरफ कौन बैठा है, इतना ही तो आइडेंटिफाई करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। न 5 लाख बच्चे सड़कों पर उतरेंगे, न उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और ना वो अपना भविष्य और अपना सब कुछ, अपना वर्तमान कानून तोड़कर उससे खेलने की कोशिश करेंगे। ये मुझे लगता है ये सारी की सारी बातें सरकारों को एक बार सुननी चाहिए। आज जो हमारे तीनों विद्वान गेस्ट ने यहाँ से इनसाइट्स दिए हैं, ये दूर तलक जाएं, सरकार इनकी सुध ले, संज्ञान में ले, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। प्रोफेसर राव सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहलाद सिंह अधिकारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में आने के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी।